हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे चहेते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वन एंड ओनली वन आरपीएससी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी अगर राजस्थान के हैं तो आप सभी पूरी तरीके से खुश हो जाइए, क्योंकि राजस्थान सेट एग्जाम के लिए जो लोग लंबे समय से यानी कि कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उन लोगों का इंतजार अब जो है वो फाइनली पूरा हो चुका है। राजस्थान में होने वाला सेट एग्जाम आप सब जानते हैं, जो कि 2013 में हुआ, उसके बाद लगभग 10 सालों बाद यानी कि 2023 के अंदर हुआ। आप सब जानते हैं 2013 से पहले हर 4 साल में हमारा राजस्थान में सेट होता था, यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम राज्य पात्रता परीक्षा कहते हैं। और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर किसी भी कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी लेक्चरशिप के लिए बात करें, या फिर पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमारा, और वो राजस्थान का है। जैसे एमपी का एमपी सेट होता है, यूपी का यूपी सेट होता है, वैसे ही राजस्थान में सेट होता है। लेकिन आप सब जानते हो कि 2013 तक, इसके फ्लैशबैक में जाऊं तो 13 तक ये हर 4 साल में एक बार होता था, और 13 में जब हुआ तो हमें लगा कि आगे भी 4 साल में एक बार होगा। लेकिन 13 के बाद एग्जैक्ट 10 साल के बाद यानी कि 2023 के अंदर हुआ, और अब जो है वो सेट का नोटिफिकेशन फिर से हमारे सामने आ चुका है। तो इस बार तो गणित वही रही है कि 23 के बाद 24, 25 और 26 यानी कि 3 ही साल के अंदर हमारे सामने सेट का वैकेंसी यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो फाइनली वो लोग जो नेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, जिनको नेट क्वालिफाई करने में इशू आ रहा था, तो उन लोगों के लिए कंपटीशन बहुत कम हो गया, क्योंकि ये स्टेट लेवल का है। तो ऐसे में आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा कि आप सेट को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, तो आइए इस सेशन के अंदर हम सारी बातें करेंगे कि नोटिफिकेशन किस तरीके से आउट हुआ, इस बार सेट एग्जाम की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपी गई है, क्या रहती है इसमें योग्यता, क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न, संपूर्ण सिलेबस और परीक्षा की तिथि, और कब फॉर्म शुरू होंगे। ये सारी बातें एक ही सेशन के अंदर मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से अगले 10 मिनट में बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग इस सेशन के अंदर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और एक बार फिर से कह रहा हूं, सेट वाले स्टूडेंट्स अभी से जो है वो हो जाइए खुश, फाइनली नोटिफिकेशन आ गया। और आप सब जानते हो हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, वो शायद हमारी ऐप पर अपलोड, हमारी यूट्यूब पर अपलोड भी हो गया होगा। हमने एक नोटिफिकेशन बनाया और उसके पहले हमने बोला भी था कि इस बार वीएमओयू कोटा को जो है वो स्टेट के एग्जाम की जिम्मेदारी दी। 35 विषयों में होगा, 14 जून से 25 जुलाई तक फॉर्म फिल होंगे, और 6 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है। और वही बात हुई, हमने सेशन लिया और उसके 1 या 1.5 घंटे में ही फाइनली जो है वो नोटिफिकेशन भी आउट यहाँ पर हो चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सारी जानकारी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग राजस्थान के अंदर होने वाले सेट एग्जाम की तैयारी पहले से लगे हुए हैं, और अब इस सेशन को देखकर आपको लग रहा है कि सर सेट एग्जाम की तैयारी में मैं लग चुका हूं, इस बार मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए हमने एक स्पेशली व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप इसको आराम से जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि ये जितने भी अपडेट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इन सभी के लिए ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बड़ा बेनिफिशियली है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और ये लार्जेस्ट फैकल्टी पैनल है, जिन्होंने सेट के एग्जाम के अंदर लास्ट टाइम भी अच्छे से पढ़ाया है, और अभी भी आपके रोल पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। तो आप लोग जरूर इस एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम के साथ जुड़े, जिसमें से मैक्सिमम नेट जो है वो क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसी एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ जरूर जुड़े और अपनी तैयारी को इस बार हमारे साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर यहाँ पर बनाए, ठीक है। तो चलिए पहले हम सेट को लेकर जो हमारी मेन बात है उसके ऊपर चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं सारी डिटेल जो है वो बताने वाला हूं, ठीक है। और वो देखिए, जिसका इंतजार था आप सभी को, उसका जो है वो इंतजार का समय आपका यहाँ पर पूरा जो है वो हो चुका है। और मैंने आपको बता ही दिया है इस बार सेट एग्जाम की जिम्मेदारी किसके कंधों पे सौंपी गई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीएमओयू कोटा को सौंपी गई है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को जो है वो, वीएमओयू नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को जो है वो इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, ठीक है। तो सेट एग्जाम को लेकर इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। नोटिफिकेशन आज ही आया है, ठीक है। और अलग अलग विषय हैं जिसके लिए मैं बताऊं, जैसे कॉमर्स का कोड क्या है, तो 101002 ये सब्जेक्ट कोड है। तो बहुत सारे एग्जाम जैसे केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी, संस्कृत, वर्चुअल आर्ट्स, लाइब्रेरी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसॉफी, फिजिकल साइंस, किसी भी में, पंजाबी है ना, किसी भी सब्जेक्ट में जो है वो आप अध्ययनरत हैं, ठीक है। अभी सारी योग्यता भी बताऊंगा, एक एक करके बढ़ेंगे, अभी कंफ्यूजन नहीं होना है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि सेट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पर जो है वो आई है, और अगर आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए अवेलेबल हैं, बिल्कुल सेट एग्जाम आ चुका है आपके लिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स के हैं या अदर सब्जेक्ट के भी हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मतलब हम समझ चुके हैं कि कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं, टोटल 35 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, यानी कि इस बार 35 विषयों में जो है वो सेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा को सौंपी गई है, ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर। ये बड़ी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जिनका देखो नेट क्वालिफाई है, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन देते हैं, उन्हें तो क्या है कि सारी योग्यताएं पता होती है। पर वो स्टूडेंट्स जिनका रिसेंटली अभी एमकॉम हुआ है ना, अच्छे परसेंटेज से, जिनको कंपटीशन एग्जाम्स का आइडिया नहीं है, या वो लोग जो ज्यादातर ऐसे सेशंस जो है वो अपडेट नहीं रहते हैं, तो इन लोगों के लिए जो है वो एलिजिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो जनरल, unreserved or general EWS candidates who have secured at least 55% marks without rounding off in master's degree or equivalent examination from university या institutions recognized by UGC is eligible for this test। सबसे पहले इस लाइन को समझो कि वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या जनरल EWS के हैं और उनके 55 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन विदाउट राउंडिंग ऑफ बोला है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी के अगर 54.33 है, 54.67 है या 54.89 है, 86 है, तो ऐसा राउंड ऑफ 55 नहीं माना जाएगा। क्योंकि जनरली आप भी सोचो, अभी मेरे किसी मान लो किसी एग्जाम में, मान लो मेरे एग्जाम में एमकॉम के अंदर मान लो मेरे 74.9% है, तो मैं जनरली किसी और को तो क्या बोलूंगा, मेरे 75% बने। मानते हो इस बात को? लेकिन एक्चुअल में तो वो 75 नहीं है ना, 74.9 है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि बिना राउंड ऑफ किए आपका 55% एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर 54.93 है, 54.86 है, 54.50 है, तो उसको 55% नहीं माना जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है, मेरा कोई मन से नहीं बोल रहा हूं। देखो बेटा, विदाउट राउंडिंग ऑफ, बिना राउंड ऑफ किए आपको 55% जो है वो आपके एमकॉम के अंदर या जिस एग्जाम के अंदर, चाहे आप साइंस को तो एमएससी, आर्ट्स के तो हो एमए, है ना, जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है तो उसमें ध्यान रखना है। लेकिन किसके लिए 55% है? जनरल, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर वाले और जनरल ईडब्ल्यूएस को भी इसी में लिया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% आरक्षण वाले हैं, उनके कुल मिलाकर सीधा सा सेंस से आप बता रहा हूं, मास्टर्स डिग्री में 55% होने चाहिए कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम। इससे ऊपर होंगे तो चलेगा, ठीक है। और विदाउट राउंड ऑफ है, मतलब एग्जैक्ट 55% होने चाहिए, 54 पॉइंट ऐसे नहीं चलेगा। इन मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इज एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। जो यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान या विश्वविद्यालय है, वहां से। चलिए अब बात करते हैं सर ओबीसी में दूसरी कैटेगरी में क्या बोला है। तो देखो, द अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर और शेड्यूल्ड कास्ट वाले हैं, एससी और एसटी वाले हैं, तो इन लोगों के लिए क्या बोला है। अच्छा, एक तो ओबीसी हो गई, एसटी एससी हो गए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी वाले हैं या थर्ड जेंडर कैटेगरी वाले हैं, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50%। यहां पर भी विदाउट राउंड ऑफ है, मतलब ओबीसी, एसटी एससी, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो हैंडीकैप्ड हैं या थर्ड जेंडर हैं, इनको अपनी पीजी डिग्री में 50% लाने हैं, वो भी विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि इनके वापस 49.33, 49.67 ऐसे नहीं चलेगा। 50% जो है वो बिना राउंड ऑफ के होने चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें ऊपर से हमें यूजीसी या किसी संस्थान से मान्यता प्राप्त से। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, देखो इनको पता है कि स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी में बहुत उलझते हैं। बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होते, वो भी फॉर्म भर लेते हैं या परेशान होते हैं एग्जाम के फॉर्म के दौरान। तो आपको ध्यान रखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी बातें बताइए, किनके लिए बताइए, अब जिनकी डिग्री चल रही है उन लोगों को ध्यान से सुनना है। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड। इसका मतलब अभी तक क्यों कह रहे हैं कि जिनकी एमकॉम चल रही है, कॉमर्स के हैं तो, साइंस के हैं तो एमएससी, आर्ट्स के हैं तो एमए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर डिग्री चल रहा है, परसुइंग है मतलब वो चल रही है, रनिंग है, और इक्विवेलेंट कोर्स जो भी हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी अपीयर हुए हैं क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री के अंदर और फाइनल ईयर में चल रहे हैं, और जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, लिखो रखा है देखो, रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर होना बाकी है, मतलब जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, रिजल्ट अभी तक जो है वो फाइनली नहीं आया, एग्जाम दे दिया और रिजल्ट नहीं आया है। मतलब तीनों ही चीजें, एक तो एग्जाम दे रहे हैं या फिर एग्जाम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या बोला है, whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। इसका मतलब क्या है, वो लोग भी खुश हो जाओ, मतलब आपको भी इन्होंने एलिजिबल कर दिया है। मतलब ये कहने चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन, क्या बोला, whose qualifying examination have been delayed, उनका जो है वो फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक डिले है, फिर भी क्या बोला, may also apply for the test, मतलब वो सेट एग्जाम को दे सकते हैं फॉर्म भर के, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप भर सकते हो सकता है एग्जाम से पहले आपका रिजल्ट आ जाए फिर, इसीलिए आपको फॉर्म भरने के लिए
एलिजिबल माना है, मतलब जिनकी डिग्री पूरी हो गई है या जिनकी डिग्री चल रही है वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। हाउएवर, फिर भी क्या बोला, फिर भी क्या ध्यान रखना है, हाउएवर such candidates will be admitted provisionally and shall be considered eligible for the award of eligibility only after they have passed their master degree or equivalent examination with at least 55% और 50% जो अलग कैटेगरी में। मतलब इन्होंने यूं बोला कि वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी डिग्री चल रही है, कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। पर इन्होंने क्या बोला पता है, बाद में ऐसा नहीं हो कि सेट तो क्वालिफाई हो जाओ और इधर 55% या 50 नहीं बने। मतलब आपके बाद में जब रिजल्ट आए तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हो तो आपको 55% बन जाए बिना राउंड ऑफ के, और अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर वाले हो तो आपके 50% उस रिजल्ट में बन जाने चाहिए जब आपका रिजल्ट बाद में सेट एग्जाम के बाद आए तो। समझ में आ गई आपको कहानी। Such candidates must complete their master degree or equivalent examination within 2 years from the date of set result with required percentage of marks failing which shall be treated as disqualified। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो इन्होंने क्या बोला कि डिग्री चल रही है तो भी फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं उस बात को अच्छे से समझना कि ऐसे कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर ले, मास्टर डिग्री को या उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम है, विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट विथ रिक्वायर्ड। मतलब सेट रिजल्ट डिक्लेयर होने के, मतलब कहानी समझ रही हो ना क्या बोला, वो फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट, यानी कि सेट का जो रिजल्ट आएगा सेट रिजल्ट के दिन से 2 साल के विद इन, यानी कि विद इन 2 year सेट रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2 साल के अंदर अंदर उनकी डिग्री यहां पर पूरी हो जानी चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है, फिलिंग विच शैल बी ट्रीटेड एज अ, अच्छा इसमें उल्टा हो रहा है। देखो, सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो ऊपर बता रखे हैं, फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफाइड। अगर वो इस चीज में फेल हो जाते हैं, जैसे मान लो 2 सालों में आपका एमकॉम या एमएससी पूरा नहीं हुआ है ना, या 55% या जो भी बताया वो नहीं बताया, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से क्लियर किया है। पहली बार ऐसा लगा कि किसी के अंदर सब कुछ क्लियर बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस नोटिफिकेशन को देखकर कि सब कुछ क्लियर बता दिया है। कौन एलिजिबल है, एलिजिबल है तो भी क्या कंडीशन लागू हो रही है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फीस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेट एज आर अवेलेबल टू एसटी, एससी, पीडब्ल्यू कैटेगरीज देयर सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है। अब आ जाओ अपन मेन बात करते हैं वैलिडिटी। इसमें आपका एग्जाम पैटर्न, फीस, योग्यता सब आएगा और डेट भी बताऊंगा कब शुरू हो रहा है फॉर्म। द स्टेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली। पहली बार ध्यान रखना है क्योंकि इसको राजस्थान करवा रहा है, राजस्थान स्टेट एग्जाम करवा रहा है यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा। तो इन्होंने क्या बोला, इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी, इसकी वैलिडिटी एमपी में काम नहीं चलेगा, इसकी वैलिडिटी हरियाणा में नहीं चलेगी। क्लियर बोल रहे, देखो, द स्टेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही, मतलब राजस्थान है तो राजस्थान के लिए ही वैलिड माना जाएगा। द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट शेल बी फॉरएवर, मतलब ये आपके लिए आजीवन है, हमेशा के लिए इसकी वैलिडिटी है। इसके लिए कोई 3 साल 5 साल ऐसा नहीं है, जैसा यूजीसी नेट और है वैसा ही है, ये तो शुरू से चला आ रहा है। मतलब आप एक बार सेट क्वालिफाई हो, मतलब आप हमेशा के लिए सेट क्वालिफाई कहलाओगे, इसमें कोई एक्सपायरी ईयर नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, हमेशा के लिए सेट क्वालिफाई कहलाओगे। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, कहां आप जा सकते हो, देखो इसके बेस पे आप पोस्ट ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। मे बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स by universities, colleges, recruitment agencies as per their prescribed procedures, rules and regulations। मतलब वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हालांकि इसके अलावा बता दो, आप गेस्ट फैकल्टी में भी किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हो, यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हो। ये सब कुछ आपके एलिजिबिलिटी में इसके बाद हो जाएगा। बात करते हैं स्कीम ऑफ टेस्ट। देखिए क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न। तो देखो, एग्जाम का पैटर्न ये कहता है कि द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड 2, बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 2 पेपर होंगे और दोनों ही एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे। देयर विल बी नो ब्रेकडाउन पेपर्स, मतलब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि आपका पेपर एक ही बार में होगा, मतलब इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। 3 घंटे का एक ही बार में पेपर होगा और उसमें आपके टोटल जो है वो 300 क्वेश्चन होंगे। देखो आप, सॉरी 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वापस बता देता हूं, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव पैटर्न, दोनों में ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। और देयर विल बी नो ब्रेकडाउन, देखिए दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स। ठीक है, मतलब समझ गए ना, एक ही बार में आपको 3 घंटे का पेपर देना है। ठीक है, पहले पेपर में हो गए, उसमें आपके 100 क्वेश्चन है, सॉरी पहले पेपर में आपके 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है। दूसरे पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स का है। मतलब सीधा सा सेंस क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का आपका होगा। 150 क्वेश्चन
300 नंबर का होगा और 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। पेपर 1 एंड देयर आर 1 आवर एंड 2 आवर, मतलब पेपर 1 एंड 2 आवर, 1 आवर एंड 2 आवर, मतलब इसमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं, सीधा सेंस बता दिया है कि टोटल आपका जो है वो 3 घंटे का होगा। इसको भी माना है कि 50 क्वेश्चन है मतलब ये 1 घंटे का है, 100 क्वेश्चन है मतलब ये 2 घंटे का, तो मतलब टोटल 3 घंटे देना है विदाउट एनी ब्रेक। द क्वेश्चंस इन पेपर 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to the टेस्ट रीजनिंग, मतलब यूं कह रहा है कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या आएगा, तो ये आपका एक तरीके से जनरल पार्ट है, सीधा सा, जिसमें क्या क्या होगा, आपका रिसर्च आएगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, रिसर्च एटीट्यूड आएगा, ठीक है, उसके बाद आप देते हो रीजनिंग है, एबिलिटी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, वही चीजें जो अपन यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सेकंड पेपर आप जानते हो किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट्स एंड विल असेस सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। कॉमर्स के हो तो सेकंड कॉमर्स का हो जाएगा, कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस तरीके से। साइंस के हो तो साइंस के, आर्ट्स के तो आर्ट्स के। सेकंड आपका सब्जेक्ट है, सीधी बात है, पहला जीके, सेकंड सब्जेक्ट है। मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शेल बी इंग्लिश एंड हिंदी, आप सब जानते हो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश ओनली। हाउएवर द लैंग्वेज पेपर विल बी इन द कंसर्न लैंग्वेज मीडियम ओनली, ठीक है। In case of any ambiguity in translation construction of the question in exam, its English version shall be treated as final and the decision of the university shall be final in this regard. अगर किसी क्वेश्चन को लेकर आप जानते हो, ये कह रहा है कि ambiguity in translation, अगर किसी, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है और उसमें ट्रांसलेशन को लेकर कोई एरर है, हिंदी वर्जन थोड़ा अलग बता रहा है, इंग्लिश अलग बता रहा है और आपको कंफ्यूजन है कि किसको बेस्ट माने, तो इन्होंने बोला कि फाइनल जो है वो इंग्लिश को माना जाएगा। जनरली क्या होता है, इंग्लिश का एक ही मीनिंग होता है, हिंदी में उसके पर्यायवाची बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश वर्जन शेल बी ट्रीटेड एज फाइनल, इंग्लिश को ही फाइनल माना जाएगा, ठीक है। और क्या बोला, और द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी शेल बी फाइनल, और यूनिवर्सिटी का इसके संबंध में डिसीजन है, जो फाइनली मार्क्स आपको बताएंगे और जो आपका आंसर की जारी करेंगे उसी को फाइनल माना जाएगा। आपकी तरफ से कोई इसमें क्वेरी नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो सेंस यही है कि आपको इंग्लिश पढ़ना है, उसमें उस क्वेश्चन में इंग्लिश में जो कह रहा है उसी को आपको फाइनल मान के चलना है, ठीक है। Each question carries 2 मार्क्स, वो तो वैसे पता लग गया था, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का, मतलब प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट 2 मार्क्स मिलेंगे। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जैसे यूजीसी नेट का पैटर्न है बेटा वही है। यूजीसी नेट में भी क्या होता है, ऑनलाइन पेपर होता है वहां पर, तो वहां पर भी 150 क्वेश्चन आते हैं, 100 जीके के और आपके 50 जीके के और 100 आपके सब्जेक्ट के, तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का होता है और एक ही बार में वो पेपर देना होता है, उसमें भी ब्रेक नहीं मिलता है, वो ब्रेक वाला समय गया आप, ठीक है। बस यहाँ पर आगे ये समझना है कि ये पेपर किस पे हो रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वहां तक हम नहीं पहुंचे, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हमने देख ली है। पूरा नेट का ही पैटर्न है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन है, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बिना ब्रेक के एक ही बार में वो पेपर अटेम्प्ट करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्ट, वो तो बेसिक चीज आप सब जानते हो। अगर किसी क्वेश्चन को आपने अटेंड ही नहीं किया या उस क्वेश्चन में आपने कोई आंसर ही नहीं दिया है तो उसका कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज इन वन ऑप्शन, ये सब चीजें आप जानते हो। आपको एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो आप सब जानते हो वो इनकरेक्ट माना जाता है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, एम्बिगुअस और हैज मल्टीपल करेक्शन, आपने एक क्वेश्चन के अंदर बी भी सही और दे दिया और सी भी अपन 2 गोले पढ़ दिए तो वो गलत हो जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव attempt the question and chosen one correct answers would be given the credit। ये तो बेसिक चीज आप सब जानते हो। कुल मिलाकर एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन भरना है, आपने बी भी भर दिया, फिर लगानी सी सही है, सी भी भर दिया तो बी और सी 2 ऑप्शन भर दिए तो फिर आपका वो क्वेश्चन गलत में चला जाएगा। माइनस मार्किंग तो नहीं है पर उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, भले ही तो आपने बी और सी भरा और उसमें बी सही हो रहा था फिर भी उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर एक ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन करेक्ट है नहीं है और आपने उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया फॉर एनी रीजन, तो देन 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड। ये अच्छा बता दिया पहले ही। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिलीट होता है या किसी क्वेश्चन में लगता है कि गलत है और आपने उस क्वेश्चन को इस वजह से छोड़ दिया कि इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही ऑप्शन गलत है, हिंदी भी पढ़ ली इंग्लिश भी पढ़ ली, लैंग्वेज का इशू नहीं है पर वो क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है वो क्या करेगा, संबंधित यूनिवर्सिटी 2 मार्क्स आपको देगा। मतलब उस क्वेश्चन को बाद में वो सही मान के 2-2 नंबर देंगे, उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। चलिए सिलेबस ऑफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बता दिया, आप सब समझ चुके होंगे। इन्होंने अपना खुद का कोई सिलेबस जारी नहीं किया और सीधा क्या बोला, सिलेबस में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट। इन्होंने बोला सिलेबस को यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा और वो सिलेबस कौन सा है आप सब समझ चुके होंगे, ठीक है। जो नेट का है वही ये देख सकते हो आप, ये देखो वेबसाइट भी आ रही है www.ugcnetonline.in, ठीक है।
जब आप सिलेबस में जाओगे तो आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाकर सिलेबस डाउनलोड करना है, मतलब सेट का सिलेबस वही है जो यूजीसी नेट का है। तो जिन्होंने नेट का सिलेबस देख लिया है वो लोग तो एक बार समझ गए, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर हमें सिलेबस के बारे में और बताओ, तो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नेट के सिलेबस को आपको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा आपको ऊपरी ओवरव्यू बता दूं, नेट के सिलेबस में 10 सब्जेक्ट होते हैं बेटा। कितने होते हैं? नेट के सिलेबस में आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो वो 10 सब्जेक्ट यहां पर रहेंगे, ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट में भी 10 यूनिट होती है, सेकंड में भी 10 होती है, सेम होती है। फर्स्ट में भी आपका ये सारा होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, कम्युनिकेशन वाला आपका होता है, रीजनिंग भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक है। और सेकंड के अंदर भी आपका इसी तरीका है, जिसमें आपका बिजनेस मैनेजमेंट होगा, कम्युनिकेशन, अकाउंटेंसी, स्टेट्स, है ना, इकोनॉमिक्स आपका होगा, टैक्सेशन का भी होगा एक यूनिट आपकी, ठीक है, ऑडिटिंग की भी होगी। तो इस तरीके से आपके 10 यूनिट रहने वाली है। तो अभी तो इन्होंने बोला है कि सिलेबस में भी डाउनलोड फ्रॉम द यूजीसी वेबसाइट, आपको यूजीसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है कुल मिलाकर। लेकिन आगे इन्होंने नेट ऑनलाइन बोला है, इसका मतलब वो नेट का सिलेबस ही रहेगा कुल मिलाकर। सीधी सी यहाँ पर बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देयर इज नो अपर एज लिमिट, ये अच्छा हुआ। एज लिमिट के लिए इन्होंने बोला कि आपके ऊपर की कोई एज लिमिट में कोई यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये बोलते हैं कि 21 से 40 है, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने बोला देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी कि एज लिमिट में आपको जो है वो रिलैक्सेशन है, आपको जो है वो फाइनल कितनी एज होनी चाहिए उसको नहीं बोला है, मतलब एज लिमिट में आपको इसमें कोई इश्यू नहीं रखा है इन्होंने। अब बात करते हैं सर एग्जामिनेशन फीस, और फिर हम जाने वाले हैं कि कब आपका एग्जाम ये होने वाला है। तो आप लोग तो समझ चुके होंगे। चलिए एग्जामिनेशन फीस की बात करूं तो जनरल, ठीक है, एसबीसी, ओबीसी, ओबीसी क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट, मतलब यह ध्यान रखना है कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हो या फिर अदर स्टेट के भी हो, आप जानते हो अदर स्टेट को वैसे भी जनरल कैटेगरी भी माना जाता है, तो इन कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपए फीस है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, देखो ये अच्छा किया, परसेंटेज में तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को सेम मांगे 55, लेकिन ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर इन्होंने फीस में रिलैक्सेशन दिया है। अगर आप इस ईडब्ल्यूएस वाले हो, ठीक है, या एसबीसी हो या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले हो और राजस्थान के हो, राजस्थान का कैंडिडेट है, आउट ऑफ राजस्थान है, तो 1500 लगेगा। अगर वो राजस्थान का है और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी नॉन क्रिमिनल में आ रहा है, इनमें आ रहा है, तो 1200 रुपए फीस है। और एसटी एससी वाले हैं ऑफ राजस्थान स्टेट एंड ऑल द पीडब्ल्यू कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और राजस्थान के जो एसटी एससी वाले हैं, तो एसटी एससी वालों के लिए फिर आपका 750 रुपए फीस रहेगी, ठीक है। ये तो आप भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है और इजी बात है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, देखो समय ज्यादा नहीं है, ये मत सोचना कि बहुत समय मिलेगा हम तो पढ़ लेंगे आराम से, ये गलती आपको नहीं करनी है। समय का विशेष ध्यान रखना है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से फॉर्म शुरू हो रहे हैं 15 जुलाई तक। 14 जून से लगाकर 15 जुलाई तक आपके फॉर्म पूरे जाएंगे, यानी कि परसों से शुरू हो रहे हैं। आज 12 जून हो चुका है, कितना हो गया बेटा? आज 12 जून हो चुका है। कल सैटरडे और परसों हो गया संडे, यानी कि संडे 14 जून से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। आज से 3 दिन बाद आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। समय रहते फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का वेट नहीं करें। आपको सारी चीजें हम एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है। तो 14 जून से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम भी बता दिया, 6 सितंबर 2026 को आपका एग्जाम है, यानी कि आज 12 जून हो चुका है, तो 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त, 12 अगस्त से 12 सितंबर, यानी कि आपके पास 3 महीने भी नहीं है, आपके पास 2.5 महीने भी नहीं है, केवल और केवल आपके पास 2 महीने, हाँ मतलब 2.5 महीने क्या, 2 महीने और लगभग 24 दिन है आपके पास, ऑलमोस्ट 2.5 महीने हैं। अपनी तैयारी लगा दो आज से ही, बेस्ट से बेस्ट अपना जो है वो इनपुट दो, क्योंकि आप जानते हो सेट एग्जाम में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 13 में हुआ, उसके बाद 10 साल बाद हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि इस बार 3 साल में हो रहा है। तो आपको अगली सेट का इंतजार नहीं करना है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी पढ़ाना चाहते हैं, या जिनका नेट क्लियर है लेकिन वो अपनी डिग्री में एक और डिग्री एडिशन करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने सेट के एग्जाम को इस बार जरूर क्रैक करें। नेट की तुलना में काफी ईजी रहेगा पैटर्न, क्योंकि ये स्टेट लेवल का है। टेस्ट फॉर द ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसमें अलग अलग डेट नहीं मिलेगी, यूं कहना चाह रहे हैं ये। आई बात आपको समझ में? ये समझ में आया आपको? लास्ट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला कि द टेस्ट फॉर द ऑल सब्जेक्ट विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, सेम डेट पे होगा। मतलब यहां पर नेट की तरह अलग अलग डेट नहीं। अभी नेट के एग्जाम आपको पता है 24 जून से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, सॉरी 22 जून से लगाकर 30 जून तक अभी नेट के एग्जाम होने वाले हैं, आप जानते हो। और 24 जून का कॉमर्स का जो है वो आपका एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर अलग अलग दिन नहीं मिलेंगे, भले ही 35 सब्जेक्ट है, उन 35 ही सब्जेक्ट का एक ही दिन यानी कि 6 सितंबर को जो है वो एग्जाम होने वाला है। तो लगभग मेरे हिसाब से इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दी है कि सेट एग्जाम की जो डेट आ गई है, 6 सितंबर को एग्जाम है, 14 जून से 25 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का पेपर है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और 14 जो है वो जून से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और इसका फायदा क्या है भी बता दिया कि ये डिग्री आपके कैसे काम आने वाली है, ठीक है।
तो चलिए इस सेशन के अंदर, हालांकि लंबा सेशन था लेकिन सारी चीजें मैंने एक एक करके आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छा जो है वो लगा होगा और आपके लिए राजस्थान स्टेट के अंदर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो आज से ही अपनी तैयारी यहाँ पर स्टार्ट करें। अगर सिलेबस में कुछ अपडेटेड हमें लगता है तो हम उसमें जरूर जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल आप चाहें तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें और राजस्थान स्टेट का कंप्लीट कोर्स वेल डिजाइन रूप में बाइलिंगुअल हमारी जो है वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा और साथ में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी हम देंगे ताकि सेट एग्जाम एक ही बार में आपका कॉमर्स का कवर हो जाए और इकोनॉमिक्स का हो जाए। हम फर्स्ट पेपर की तैयारी नहीं कराते तो जीके आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और स्टेट को लेकर कॉमर्स की तैयारी और इकोनॉमिक्स की तैयारी आप हमारी एप्लीकेशन से जुड़कर, हमारी टीम से जुड़कर यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। बाकी हमारी एप्लीकेशन में कुछ फ्री फैसिलिटी है, उसको भी आप जरूर लें। आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कर लें आप, जिसमें आपको फ्री फैसिलिटी मिलती है। कुछ पीडीएफ्स मिल जाएगी यूट्यूब क्लासेस की, है ना। उसके बाद वीडियो सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, इंटरव्यू, मैराथन, और साथ में जो है वो आपको यहाँ पर टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको कुछ स्टेट्स के टेस्ट भी यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। बाकी सेट एग्जाम को लेकर आपको मोर इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए 2 नंबर पे कॉल कर देना। हमारी टीम आपसे एज सून एज कोऑर्डिनेट करके इन कोर्सेज को आज ही आपको दिला देगी। ये हमारी टीम के कॉन्टेक्ट हैं, दोनों ही एक्टिव मोड में है। टीम सुबह 9 बजे से लगाकर शाम को 7:30 या 8 बजे तक अवेलेबल रहती है। आप कभी भी कॉल करके हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो और विजिट करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो तो इस बार आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट अवेयरनेस, इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो घर बैठे हम आप तक यहाँ पर पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। मुझे पता है कि ये सेशन जिन्होंने पूरा देखा उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। सेट एग्जाम को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट था राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान के बेरोजगारों के लिए या कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा जो है वो सेट एग्जाम करवा रहा है। तो एक बार वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, 14 जून से 25 जुलाई तक फॉर्म शुरू होंगे, 6 सितंबर को आपका एग्जाम है। आज ही लग जाओ और इस बार 100% सिलेक्शन लेकर अपने आप को सफलतम सिद्ध करो। थैंक यू।